नमस्कार दोस्तों, डायमंड जी के क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम यानी कि स्कूल लेक्चर एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं और फर्स्ट पेपर की तैयारी हम शुरू कर रहे हैं। जो फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा गुप्तकालीन साहित्य कला और स्थापत्य कला। गुप्तकालीन साहित्य कला और स्थापत्य कला टॉपिक हम शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड की शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड की आगाज हम भगवान श्री गणेश को नमन करते याद करते हुए आज से हम फर्स्ट ग्रेड की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले यानी कि टॉपिक पर आने से पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो हुई है, पिछली विगत जो परीक्षाएं हुई हैं, उस विगत परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो गुप्तकालीन साहित्य से आए हुए हैं। ठीक है, गुप्तकालीन साहित्य से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन जो है जो पूछे गए उनके इर्द गिर्द हम तैयारी करेंगे, इर्द गिर्द हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं गुप्तकालीन जो साहित्य है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम दो नाटक है, इनकी रचयिता कौन है। ठीक है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम क्या है, नाटक है, दो नाटक है। इन नाटक की रचना किसने की, इसका रचयिता कौन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसके रचयिता है विशाख दत्त। विशाख दत्त इसके रचयिता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नाटक कालिदास का नहीं है। कौन सा नाटक जो है वो कालिदास का नहीं है। कौन सा नाटक जो है वो कालिदास का नहीं है। कौन सा नाटक है वो कालिदास का नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, हयग्रीववध और विक्रमोर्वशीय। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, हयग्रीववध और विक्रमोर्वशीय। ठीक है, अब कौन से जो है वो नाटक कालिदास का नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमारा आ जाएगा हयग्रीववध जो है वो कालिदास का नाटक नहीं है। बाकी तीन नाटक कालिदास के। कालिदास के कितने नाटक है, तीन नाटक है, तीनों नाटक कालिदास के हैं। कालिदास ने तीन ही नाटक लिखे थे और तीनों नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय। ठीक है, ये तीन नाटक कालिदास के। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, यानी कि पैटर्न पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कौन सा नाटक कालिदास का नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछ लिया कौन सी रचना कालिदास की नहीं। ऋतुसार, रघुवंश, मर्चकटिकम और मेघदूत। ठीक है, तो इसमें हमारा जाएगा मर्चकटिकम जो है वो रचना कालिदास की नहीं है। बाकी ऋतुसार, रघुवंश और मेघदूत जो रचना है वो कालिदास की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिलान करना। अगला एक क्वेश्चन आया हुआ है मिलान करने का। भारवी ने किरातार्जुनियम, भारवी ने ये लेखक है और ये इसकी रचना, लेखक और उसकी रचना। ये क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड। तो भारवी किरातार्जुनियम ने लिखी थी, शूद्रक ने मर्चकटिकम लिखी थी, विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम लिखा था और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया। कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया। ठीक है, वर्त कथा, काव्य मीमांसा, अमरकोश, स्वपन वासवदत्ता। तो इसमें आ जाएगा अमरकोश। अमरकोश जो है उसकी रचना अमर सिंह ने की थी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, इसमें क्वेश्चन का पैटर्न ये हो गया कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई। पहले पूछा गया था रची गई है और बाद में पूछा गया है नहीं रची गई है। ठीक है, तो कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई है। कामंदक नीतिसार, ऋतुसार, कामसूत्र, विक्रमांक देव चरित्र। तो इसमें आ जाएगा हमारा विक्रमांक देव चरित्र है वो गुप्त काल में
नहीं रचा गया। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये गुप्तकालीन साहित्य के बारे में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और इन क्वेश्चन का पैटर्न देख लो आप, किस प्रकार का पैटर्न है, किस प्रकार प्रश्न पूछे गए। तो अभी तक आगे आरबीसी जो है कहां से क्वेश्चन पूछे वो अलग बात है, लेकिन अभी तक जितनी भी एग्जाम हुई हैं उनमें एक चीज समझ में आ रही है कि साहित्य में ज्यादातर क्या पूछ रहा है, रचनाएं पूछ रहे हैं। ज्यादातर क्या पूछ रहे हैं, रचनाएं पूछ रहे हैं। रचना के बारे में पूछ रहे हैं कि यह रचनाएं इसका लेखक कौन है, कौन सा नाटक कालिदास का नहीं है, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, मिलान करना है तो ये भी रचनाएं और लेखक, और कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया। तो साहित्य के बारे में यानी कि जो इंपोर्टेंट जो पुस्तकें हैं, जो रचनाएं हैं, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होना जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जो गुप्तकालीन जो साहित्य है, गुप्तकालीन जो साहित्य है उसकी प्रमुख रचनाएं जो है, प्रमुख जो लेखक हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। गुप्त काल को भारतीय युग का, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, गोल्डन एरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, किसने कहा, के एम मुंशी ने। ठीक है, के एम मुंशी ने भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा है। गुप्त काल को के एम मुंशी ने भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, स्वर्ण युग, गोल्डन एरा आदि इसको कहा जा सकता है। ठीक है, अब भारतीय इतिहास को, भारतीय जो इतिहास है उस भारतीय इतिहास का गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस समय जो ये युग था, गुप्त काल जो था, उस गुप्त काल में कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, चिकित्सा, मूर्तिकला, मूर्तिकला तो कला में भी आ जाएगा, मूर्तिकला, यानी कि जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में यहां पर बहुत उन्नति हुई थी। ठीक है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है गुप्त काल को, क्योंकि गुप्त काल में कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, मूर्तिकला, चिकित्सा, यानी कि जीवन के हर क्षेत्र में यहां पर उन्नति हुई थी, यानी कि जीवन उच्च स्तर का था, उच्च स्तर का यहां पर जीवन था, इसलिए इसको स्वर्णकाल कहा जाता है। और स्वर्णकाल किसने कहा है, के एम मुंशी ने गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा है। और इस युग को अगर साहित्य की दृष्टि से देखें, साहित्य की दृष्टि से देखें तो संस्कृत साहित्य का, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग भी ये है। संस्कृत साहित्य का गोल्डन पीरियड भी इसको मान सकते हैं अपन। संस्कृत साहित्य का गोल्डन पीरियड है गुप्त काल, इसमें भी आ जाएगा गुप्त काल। संस्कृत साहित्य का गोल्डन पीरियड स्वर्ण काल, संस्कृत साहित्य का गुप्त काल जो है वो संस्कृत साहित्य का भी स्वर्ण काल है। मैक्स मुलर ने पुनर्जागरण का काल कहा है। मैक्स मुलर ने गुप्त काल को क्या कहा है, पुनर्जागरण का काल कहा है। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, फिर से जागना, फिर से जागना। इसका मतलब यह है कि इस पुनर्जागरण का मतलब है कि पुनर्जागरण में फिर से जागना, इसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना, यानी कि जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में, यानी कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, जीवन के हर क्षेत्र में नए नए प्रयोग हुए, नए नए प्रयोग यहां पर हुए गुप्त काल में, इसलिए इसको पुनर्जागरण का काल भी हम कह सकते हैं। मैक्स मुलर ने इसको कहा था पुनर्जागरण का काल कहा था। गुप्त साहित्य की 3 शैलियां हैं, गुप्त साहित्य की 3 शैलियां मानी जाती हैं। चंपू शैली, वैदर्भी और तीसरी है अलंकृत। गुप्त साहित्य की 3 शैलियां मानी जाती है, चंपू शैली, वैदर्भी और
अलंकृत, 3 शैलियां इसकी मानी जाती है। ठीक है। गुप्त काल की तुलना की जाती है एक तो पेराक्लीज युग से, पेराक्लीज युग जो कि एंथेस यूनान में है, एंथेस का इतिहास। पेराक्लीज युग इसको कहा जाता है, पेराक्लीज युग से इसकी तुलना की जाती है। गुप्त काल की तुलना पेराक्लीज युग से भी की जाती है, और पेराक्लीज क्या था? एंथेस का इतिहास था। इसके अलावा दूसरी इसकी तुलना की जाती है एलिजाबेथ युग से, एलिजाबेथ युग जो कि अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण काल था, अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण काल था। ठीक है। पेराक्लीज युग जो है एंथेस के इतिहास का स्वर्ण काल था, और एलिजाबेथ युग अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण काल था, इसलिए गुप्त काल की तुलना इससे की जाती है। और दोस्तों, गुप्त काल में पुराणों का वर्तमान जो स्वरूप है, पुराणों का जो वर्तमान स्वरूप है वो गुप्त काल में ही लिखा गया था। पुराण कितने हैं? पुराण है दोस्तों 18 पुराण है। इन 18 पुराणों का जो संकलन हुआ था, अंतिम रूप से जो संकलन हुआ था, अंतिम रूप से जो भी इसमें लिखा गया था, वो वर्तमान स्वरूप है जो वो गुप्त काल में ही इसका अस्तित्व में आया था। इसके अलावा रामायण महाभारत का जो वर्तमान स्वरूप है वो भी गुप्त काल में ही लिखा गया था, जो लास्ट में उसके बाद में उसमें कोई चेंज रामायण महाभारत में नहीं हुआ है, बाकी समय समय पर उसमें बदलाव होते रहते थे। ठीक है। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने, और महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने। ठीक है। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम के मुंशी ने कहा गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम कहा जाता है। मैक्स मुलर ने इसको कहा पुनर्जागरण का काल। और गुप्त साहित्य की 3 शैलियां थी, चंपू शैली, वैदर्भी और अलंकृत शैली। और इसकी तुलना की जाती है, गुप्त काल की तुलना किससे की जाती है? पेराक्लीज युग, यानी कि एंथेस का इतिहास, एंथेस का जो इतिहास है उसमें जो पेराक्लीज युग है वो स्वर्ण युग होता है, और अंग्रेजी साहित्य का जो स्वर्ण युग है उसको बोलते हैं एलिजाबेथ युग। इसलिए इसकी तुलना की जाती है गुप्त काल से, और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसकी तुलना की जाती है। 18 जो पुराण है उसका वर्तमान स्वरूप भी अस्तित्व में आया था, और रामायण महाभारत का संकलन भी किया गया था। ठीक। कालिदास गुप्त काल के नहीं बल्कि भारत के भी महान कवि और महान नाटककार थे। V.A. स्मिथ ने इनको भारत का शेक्सपियर कहा है। क्या कहा है? भारत का शेक्सपियर कहा है। ठीक है। कालिदास जो थे वो भारत के नहीं गुप्त काल के, यानी कि अभी तक के भारतीय इतिहास में सबसे बड़े कवि हैं, नाटककार हैं। इनके जो नाटक हैं इनके वो उन्नत अवस्था के हैं, उच्च कोटि के नाटक इनके द्वारा रचे गए। V.A. स्मिथ ने इनको भारत का शेक्सपियर कहा। ठीक है। और इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी कुल 7 रचनाएं, कुल इनकी 7 रचनाएं मानी जाती है, जिसमें 3 नाटक है, 2 महाकाव्य और 2 इनके खंड काव्य, 2 इनके खंड काव्य। 3 इनके नाटक है, 2 महाकाव्य और 2 इनके खंड काव्य। टोटल रचना इनकी है, कुल रचना इनकी 7 रचनाएं। ठीक है। अब क्षेमेंद्र की वर्त कथा मंजरी, क्षेमेंद्र की वर्त कथा मंजरी के अनुसार इनकी रचनाएं कितनी है? 8 रचनाएं हैं। और 8वीं रचना इनकी कौन सी है? कोंतलेश्वरम दौत्यम। कोंतलेश्वरम दौत्यम। ठीक है।
वैसे तो इनकी रचना कितनी है, 7 है, जिसमें 3 नाटक है, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य हैं इनके। लेकिन क्षेमेंद्र की वर्त कथा मंजरी के अनुसार इनके 8 ग्रंथ है, 8 रचनाएं इनकी, और 8वीं रचना कौन सी है, कुंतलेश्वरम दौत्यम इनकी 8वीं रचना मानी गई है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनके नाटक, महाकाव्य और खंड काव्य। ठीक है, अब कालिदास के नाटक, 3 इनके नाटक है। नाटक कितने हैं, 3 नाटक है। कालिदास के कितने नाटक है, कालिदास ने 3 नाटक लिखे थे। पहला नाटक इनका मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्र में 5 सर्ग है। कितने सर्ग है, 5 सर्ग। मालविका अग्निमित्र में 5 सर्ग है दोस्तों, और इसमें मालवा की राजकुमारी, मालवा की राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम जो नाटक है कालिदास का, उसमें मालवा की राजकुमारी है मालविका, और पुष्यमित्र शुंग वंश के जो पुष्यमित्र शुंग थे उनका पुत्र है अग्निमित्र। इन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है मालविका अग्निमित्रम नाटक में। ठीक है, अगला है इनका नाटक विक्रमोर वश्यम। विक्रमोर वश्यम 5 सर्ग है दोस्तों, 5 सर्ग है, और इसमें राजा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। राजा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन इसमें किया गया है विक्रमोर वश्यम। तीसरा नाटक इनका अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें 7 सर्ग है। कितने सर्ग है, 7 सर्ग है अभिज्ञान शाकुंतलम में, और इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। इस नाटक के द्वारा राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। और दोस्तों अभिज्ञान जो शाकुंतलम है, ये यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाला प्रथम रचना है भारत की। यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद, यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली प्रथम रचना कौन सी है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है कालिदास का, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये तो हो गए कालिदास के 3 नाटक, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, 3 नाटक है। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम में कि कौन सा नाटक नहीं, तो आपको ये याद रखना है कि नाटक कौन कौन से, कालिदास के नाटक कौन कौन से। कालिदास के 3 नाटक है, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये क्या है, 3 नाटक है कालिदास के, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं महाकाव्य। पहला महाकाव्य इनका कुमार समो, इसमें 17 सर्ग है। कितने सर्ग है इसमें, 17 सर्ग है, और इसमें कार्तिकेय, शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। इसमें जन्म की कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, कुमार समूह में शिव पार्वती के 2 पुत्र, एक तो गणेश जी है और दूसरे कार्तिकेय। तो कार्तिकेय के जन्म की कहानी इसमें महाकाव्य में वर्णित की गई है, जन्म की कहानी लिखी गई है। अगला महाकाव्य इनका रघुवंशम में 19 सर्ग है दोस्तों। कितने सर्ग है, रघुवंशम में 19 सर्ग है। इनके 2 महाकाव्य है, कुमार संभव और रघुवंशम। ठीक है, तो रघुवंशम में क्या है, रघुवंशम में राजा दलीप से अग्निवर्ण तक के 40 इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, 40 इक्ष्वाकु राजाओं का वर्णन किया गया है। रघुवंश में राजा दलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक 40
इक्ष्वाकु राजाओं का वर्णन इसमें किया गया रघुवंश में। खंड काव्य इनके मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के विरह का वर्णन किया गया है। के विरह का वर्णन इसमें किया गया है। अगला इनका खंड काव्य ऋतुसार में 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें किया गया है और संभवतः कालिदास की यह प्रथम रचना है। कालिदास की प्रथम रचना है। ठीक है, ऋतुसार क्या है? कालिदास की प्रथम रचना है। और दोस्तों 8वीं जो रचना इसकी कौंतेलेश्वरम दौत्यम, जो कि बता चुका हूं मैं, वर्त कथा मंजरी है जो क्षेमेंद्र की, उनके अनुसार 8वीं रचना इनकी है। तो ये थे अपनी कालिदास की रचनाएं, जिसमें 3 नाटक है, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। 2 महाकाव्य है, कुमार संभव, रघुवंशम, और 2 खंडकाव्य, मेघदूत और ऋतुसार। ठीक है, कालिदास के अलावा गुप्तकालीन साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक इस प्रकार है। मुद्रा राक्षस की रचना की थी विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम 2 नाटक है, इन दोनों की रचना विशाख दत्त ने की थी। ठीक है, संस्कृत के नाटक है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, दोनों नाटकों की रचना विशाख दत्त ने की थी। मुद्रा राक्षस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी का इसमें वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। उसकी कहानी यानी चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक में वर्णित की गई है। विशाख दत्त के द्वारा इसकी रचना की गई है। मुद्रा राक्षस कौन था? नंद वंश का अमात्य था, जिसने चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का विरोध किया था। देवी चंद्रगुप्तम, देवी रामगुप्त की पत्नी थी। कौन थी? रामगुप्त की पत्नी थी। और देवी चंद्रगुप्त में रामगुप्त, देवी और चंद्रगुप्त की प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया गया। देवी चंद्रगुप्तम नाटक में देवी जो कि रामगुप्त की पत्नी थी और चंद्रगुप्त दोनों के बीच की प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया गया है देवी चंद्रगुप्तम नाटक में। और इसके लेखक भी कौन है? विशाख दत्त इसके लेखक, यानी दोनों जो नाटक है, दोनों नाटकों के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नाटक, दोनों नाटकों के लेखक है विशाख दत्त। नेक्स्ट है पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना करते हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की रचना करते हैं विष्णु शर्मा। और ये जो पंचतंत्र है ये कथाओं का संग्रह है। क्या है? कथाओं का संग्रह है और लगभग सभी विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। लगभग सभी विदेशी भाषाओं में पंचतंत्र का अनुवाद हो चुका है। ठीक है, और पंचतंत्र का अरबी भाषा में जो अनुवाद है, अरबी भाषा में इसका जो अनुवाद है वो कलीला उल दिमना। ठीक है, अरबी भाषा का जो अनुवाद है, पंचतंत्र का जो अरबी भाषा का अनुवाद है उसका नाम है कलीला उल दिमना। ठीक है, और फारसी भाषा में जो इसका अनुवाद है, फारसी भाषा में जो इसका अनुवाद है पंचतंत्र का, उसको बोलेंगे अनवारे सुहेली। यह पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद है। अनवारे सुहेली फारसी भाषा में इसका अनुवाद। चंद्र व्याकरण की रचना की थी चंद्रगोमी ने। ठीक है, चंद्र व्याकरण की रचना की थी चंद्रगोमी ने। ठीक है, चंद्र व्याकरण, तो ये याद रखना आपको, चंद्र व्याकरण की रचना किसने की? चंद्रगोमी। तो ध्यान में रखना, इसका लेखक और इसकी जो रचना है उन दोनों में चंद्र आता है। ठीक है, तो चंद्र व्याकरण की रचना चंद्रगोमी ने की थी। अमरकोश की रचना की थी अमर सिंह ने। अमर सिंह ने रचना की थी। और अमर सिंह जो थे
वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और जो इनकी रचना अमरकोश, उनको संस्कृत साहित्य का विश्वकोश कहा जाता है। संस्कृत साहित्य का विश्वकोश कहा जाता है। संस्कृत साहित्य का विश्वकोश कहा जाता है। अमरकोश को संस्कृत साहित्य का विश्वकोश कहा जाता है। और अमरकोश की रचना अमर सिंह ने की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे अमर सिंह। ठीक है, तो ये रचना भी आप याद कर सकते हो, अमर और अमर। अमरकोश की रचना अमर सिंह ने, ठीक है ना, अमरकोश की रचना अमर सिंह ने की थी। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम। तो किरातार्जुनीयम की रचना भारवी ने की थी दोस्तों। किसने की थी? भारवी ने। और इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी भगवान शिव के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है किरातार्जुनीयम में। कौन से युद्ध का वर्णन किया गया है? भगवान शिव और अर्जुन के बीच में युद्ध होता है। और अर्जुन है वो भगवान शिव को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान शिव किरात के वेश में थे, किरात वेशधारी थे। तो दोनों के बीच में युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है। अगला है मर्चकटिकम की रचना की थी शूद्रक ने। इसने शूद्रक ने की थी। और मर्चकटिकम का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। मर्चकटिकम का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। ठीक है, और इसकी रचना की थी शूद्रक ने की थी। और दोस्तों जनमानस के लिए लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। जनमानस के लिए, यानी कि जो भी रचनाएं थी वो सभी क्या थी? अलग प्रकार की थी। और ये जो रचना थी मर्चकटिकम, ये जनमानस के लिए लिखी गई थी और पहली रचना है जो कि जनमानस के लिए लिखी गई। बाकी तो क्या थे? महाभारत से लिए गए थे, या यानी कि देवी देवताओं का वर्णन था इसमें बाकी रचनाओं में। जबकि ये जो रचना है ये मर्चकटिकम, इसमें पहली ऐसी रचना है जो कि जनमानस के लिए लिखी गई। नेक्स्ट रचना 10 कुमार चरित की रचना दंडी ने की थी। और इसमें 10 राजकुमारों का वर्णन है। 10 राजकुमारों का वर्णन होने के कारण इसको 10 कुमार चरित कहा जाता है। ठीक है, 10 कुमार चरित की रचना दंडी ने की थी और इसमें 10 राजकुमारों का वर्णन किया गया है। विशुद्ध मग की रचना की थी बुद्धघोष ने विशुद्ध मग की रचना की थी। विशुद्ध मग, ये ध्यान में रखना आपको। विशुद्ध मग यानी विशुद्ध और बुद्ध क्या थे? विशुद्ध थे। तो विशुद्ध मग की रचना किसने की? बुद्ध ने की। ठीक है, रावणवध की रचना की थी वत्स भट्टी ने रावणवध नामक ग्रंथ की रचना की थी वत्स भट्टी। ठीक है, कामसूत्र की रचना की थी वात्स्यायन ने। कामसूत्र की रचना की थी वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। योगाचार भूमि शास्त्र की रचना की थी असंग ने रचना की थी। योगाचार और भूमि शास्त्र की रचना की थी असंग ने। न्यायावतार की रचना की थी सिद्धसेन ने न्यायावतार की रचना की थी। और नीति शास्त्र लिखा था कामंदक ने। नीति शास्त्र लिखा। तो दोस्तों एक बात देख लेते हैं, कौटिल्य के अलावा जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है और उनके रचनाकार है, ये महत्वपूर्ण आगे गुप्तकालीन साहित्य के मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त 2 नाटक है। ठीक है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम 2 क्या है? नाटक है। इन दोनों नाटकों की रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने दोनों की रचना की थी। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनका वर्णन किया गया, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का इस नाटक में वर्णन किया गया है। दूसरा नाटक इनका देवी चंद्रगुप्तम नाटक में रामगुप्त की पत्नी देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, चंद्रगुप्त उनकी प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया गया है। पंचतंत्र है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा इसकी रचना की गई है और यह कथाओं का संग्रह है और लगभग हर विदेशी भाषा में इसका
अनुवाद हो चुका है और इसका जो अरबी भाषा का जो अनुवाद है उसको कलीला उल दिमना कहा जाता है और फारसी भाषा का जो अनुवाद है उसको अनवार सुहेली कहा जाता है। फारसी भाषा का जो अनुवाद है वो है अनवार सुहेली और अरबी भाषा का जो अनुवाद है वो है कलीला उल दिमना। अरबी भाषा का जो अनुवाद है वो है कलीला उल दिमना। ठीक है। चंद्र व्याकरण की रचना की थी चंद्र गोबिंद ने। चंद्र व्याकरण चंद्र गोबिंद ने इसकी रचना की थी। अमरकोश अमर सिंह जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और संस्कृत साहित्य का विश्वकोश इसको कहा जाता है। अमरकोश को क्या कहा जाता है? विश्वकोश कहा जाता है। किसका विश्वकोश कहा जाता है? संस्कृत साहित्य का विश्वकोश इसको कहा जाता है। ठीक है। संस्कृत साहित्य का विश्वकोश कहा जाता है किसको? अमरकोश को। और अमरकोश की रचना किसने की? अमर सिंह ने इसकी रचना की थी। किरातार्जुनीयम किसने लिखा था? भारवी ने लिखा था और इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी भगवान शिव के युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है। मर्चकटिकम की रचना शूद्रक ने की थी और मर्चकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। क्या होता है? मिट्टी की गाड़ी। और यह पहला ग्रंथ है जो कि जनमानस के लिए लिखा गया था। किसके लिए लिखा गया था? जनमानस के लिए लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ कौन सा है? मर्चकटिकम, जिसकी रचना किसने की थी? शूद्रक ने की थी। 10 कुमार चरित की रचना दंडी करते हैं। 10 कुमार चरित की रचना दंडी और 10 राजकुमारों का वर्णन इसमें किया गया है। विशुद्ध मग की रचना की है बुद्ध घोष ने। विशुद्ध बुद्ध तो विशुद्ध मग की रचना किसने की? बुद्ध घोष ने इसकी रचना की। तो इसके नाम में ही आप इसको ट्रिक देख सकते हैं, विशुद्ध और बुद्ध। ठीक है। रावण वध की रचना किसने की थी? वत्स भट्टी ने रावण वध की रचना की थी। कामसूत्र वात्स्यायन ने रचना की थी। योगाचार भूमि शास्त्र असंग ने इसकी रचना की थी। न्यायावतार, न्याय को सिद्ध करना सिद्धसेन। न्यायावतार की रचना किसने की? सिद्धसेन ने। यानी कि न्याय को सिद्ध करना यानी कि सिद्धसेन। तो इसकी रचना किसने की? सिद्धसेन ने। और नीति शास्त्र की रचना की थी कामंदक ने। नीति शास्त्र की रचना की थी कामंदक ने रचना की थी। तो दोस्तों ये था अपना टॉपिक गुप्तकालीन साहित्य। इसमें हमने मुख्य चीजें पढ़ी है, डिटेल नहीं पढ़ी है दोस्तों। ज्यादा डिटेल में हम नहीं गए हैं क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पिछले अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो लगभग क्वेश्चन है वो ऊपर से ही लिए गए, ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं लिए गए क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है वो काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा डीपली इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ लोगे तो लगभग इसमें क्वेश्चन आपको 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। वो इसमें से साहित्य का तो 1 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है ना। 1 क्वेश्चन आता है तो 1 क्वेश्चन इसमें से आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ज्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बड़ी किताबें हैं, बड़े तो उसमें ज्यादा जाओ तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। स्मार्टली तैयारी करनी है आपको। ठीक है ना। तैयारी कैसी करनी है? स्मार्टली तैयारी करनी है। ज्यादा चीजें में उलझना नहीं है। ठीक है। तो हमने मुख्य चीजें पढ़ी है और लगभग मेरे हिसाब से इसमें से आपका जो साहित्य का जो क्वेश्चन आएगा, गुप्तकालीन साहित्य का जो क्वेश्चन आएगा वो इसमें कवर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।